नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड के क्लास 12 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट बुक का यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो पहला चैप्टर यहाँ पे हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर का परिचय। इससे पहले 9th 10th और 11th क्लास की कंप्लीट बुक का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और ये 12th की बुक का कंप्लीट वीडियो होगा यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का, उस कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम के लिए ये वाले चारों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है पहले से और कंप्यूटर में आप पहली बार कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये चारों वीडियो अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो भी आपके लिए बहुत एक हद तक चांस बन जाते हैं इस पेपर को क्लियर करने के। क्योंकि ज़्यादातर ये जो एग्ज़ाम है ये इन्हीं जो 9th 10th और 11th 12th की बुक है यहीं से पेपर उठ के आएगा लगभग। तो चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का तरीका क्या कहलाता है? तो डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का जो तरीका है वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है वो किसी भी संगठन के डेटा का एक तार्किक और गणितीय दृश्य बताता है। डेटा स्ट्रक्चर कितने वर्गीकरण होते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर के दो वर्गीकरण होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? पहला हो गया सरल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर परमिटिव डेटा टाइप से बनाया जाता है? तो सरल डेटा स्ट्रक्चर, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो परमिटिव डेटा टाइप से बनाया गया है सरल डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले वाला। परमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं ये इंटीजर्स हो गया, रियल नंबर हो गए, कोई कैरेक्टर हो गया या कोई बूलियन हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? परमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं? तो यौगिक डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सरल डेटा स्ट्रक्चर को संयोजित करके बनाए जाते हैं। यौगिक डेटा स्ट्रक्चर के दो प्रकार हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, रेखीय और गैर रेखीय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सरल डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है? तो सरल डेटा स्ट्रक्चर की हम प्रकार की बात करें तो ये हो जाएगा, एरे भी है स्ट्रक्चर भी है, दोनों के दोनों है। हमारे इसके प्रकार है, किस डेटा स्ट्रक्चर के तत्व का एक अनुक्रम बनाते हैं? तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि तत्व का एक अनुक्रम बनाते हैं? तो ये बनाता है हमारे पास ओनली रेखीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होता है, एकल स्तर के डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं ये। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से जो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं वो आते हैं, स्टैक हो गया, क्यू हो गई, लिंक लिस्ट हो गई, ये लीनियर में आते हैं। अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नॉन लीनियर में ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, सेट्स हो गया, तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रेखीय डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है? तो अभी आपको इसमें बताना है कि कौन सा है वो रेखीय। अभी मैंने बताया था रेखीय मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रकार है वो कौन कौन सा हो गया? तो स्टैक हो गया, क्यू हो गई, लिंक लिस्ट हो गई, तो ये सारे ही लीनियर के हैं। नॉन लीनियर की बात करें तो ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री और ग्राफ दोनों ही हमारे पास इसके हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो नॉन लीनियर में आप देखोगे तो सेट्स भी आते हैं, ये भी नॉन लीनियर में ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पर किया जाने वाला ऑपरेशन है? तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी किया जाता है, सर्च भी किया जा सकता है, तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। तो इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सर्च हो गया, इसके अलावा ट्रेसिंग हो गया, शॉर्टिंग करना हो गया, डेटा मर्ज करना हो गया, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं वो डेटा स्ट्रक्चर पे फ्लो किए जाते हैं। नेक्स्ट है, डेटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना है, वो क्या कहलाता है? तो कोई नया डेटा एलिमेंट आप जोड़ना चाह रहे हो तो वो क्या कहलाता है? वो इंसर्शन कहलाता है। इंसर्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? इंसर्शन।
डिलीशन का मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा है उसको आप हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो डिलीशन में आ जाएगा। सर्च में क्या हो जाएगा कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आप डेटा को देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजना, वो क्या कहलाता है, हमारा सर्च में आ जाएगा। तो इंसर्शन डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीशन डेटा को डिलीट करने के लिए और सर्च डेटा को सर्च करने के लिए ये ऑपरेशन है। डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाती है, तो डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा मौजूद है हमारे पास, उन सारे एलिमेंट्स की हम सारे जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोसेसिंग एक साथ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रेसिंग तो हो गया कि सारे के सारे डेटा उनको एक साथ प्रोसेसिंग करना। अब सॉर्टिंग क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के तत्वों को एक निर्दिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना। हम एक क्रमानुसार अगर हम उसको हमारे अकॉर्डिंगली उसको व्यवस्थित कर रहे हैं तो वो हमारी सॉर्टिंग कहलाती है। मर्जिंग करना क्या है, दो डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट है उनको हम एक साथ कर रहे हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा मर्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, एक निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने वाला कोड क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम मूल समस्या के समाधान के लिए लिखे गए निर्देशों का एक सेट होता है। एक एल्गोरिथम का प्रदर्शन है वो किस गुण के आधार पर मापा जाता है, तो कोई भी एक एल्गोरिथम उसका प्रदर्शन है उसको हम किस गुण के आधार पर चेक करेंगे, तो वो हम करेंगे या तो स्पेस जटिलता से भी कर सकते हैं या समय जटिलता से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। यदि एक एल्गोरिथम को निष्पादित करने में कम समय और मेमोरी की आवश्यकता होती है तो कुशल और तेज एल्गोरिथम कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को क्या कहते हैं, तो एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान जो मेमोरी आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाती है स्पेस जटिलता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। बहु उपयोगकर्ता सिस्टम तथा समिति रूप से उपलब्ध मेमोरी के लिए स्पेस जटिलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, एक एल्गोरिथम को निम्न में से किस घटक के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो ये होती है इंस्ट्रक्शन स्पेस या डेटा स्पेस, दोनों ही के लिए होती है हमारे पास मेमोरी की आवश्यकता। तो इंस्ट्रक्शन स्पेस प्रोग्रामों के निर्देशों के लिए आवश्यक मेमोरी स्पेस या डेटा स्पेस सभी कॉन्टेक्स्ट को और वेरिएबल मानों को संचित करने के लिए एक मेमोरी स्पेस है। एल्गोरिथम द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक फलनों की संख्या के आधार पर किसकी गणना की जाती है, तो कोई भी एल्गोरिथम है वो जब प्राथमिक फलनों की संख्या के आधार पर उसकी गणना करेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा समय की जटिलता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अलग अलग इनपुट डेटा के लिए एक एल्गोरिथम की जो कार्य क्षमता होती है वो भी अलग अलग ही होती है। एक एल्गोरिथम के लिए औसत मामले की जटिलता है, तो एक एल्गोरिथम के लिए औसत मामले की जटिलता वो क्या हो जाएगी, कभी कभी अधिक जटिल और कभी कभी बहुत सरल भी होता है ये। तो एवरेजली हम देखें तो कभी जटिल होता है तो कभी सरल भी होता है। किसी भी इनपुट आकार के लिए एल्गोरिथम द्वारा किए जाने वाला अधिकतम समय है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वर्स्ट केस समय जटिलता। वर्स्ट केस समय जटिलता। तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। सेकंड चैप्टर देखते हैं एरे। यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, समरूप डेटा तत्वों के परिमित क्रमों का एक संग्रह क्या होता है, तो स्वरूप डेटा तत्वों का जो परिमित क्रमों का एक संग्रह होता है वो कहलाता है हमारा एरे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। एरे क्या होते हैं, एक क्रमिक मेमोरी स्थानों में संग्रहित होते हैं। किसी प्रकार के एरे में वस्तुओं की सूची के लिए केवल एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके एक वेरिएबल नाम दिया जाता है, तो वो दिया जाता है एक आयामी एरे को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। एक आयामी एरे है वो दो टाइप का होता है, एक आयामी और बहुआयामी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आयामी एरे की घोषणा का सही प्रारूप होता है, तो एक आयामी इसका सही प्रारूप होता है टाइप वेरिएबल नेम साइज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। किसी भी अन्य चर की तरह एरे को भी उपयोग से पहले घोषित किया जा सकता है। एक एरे इंटीजर A5 में कौन सा स्थान नहीं होता है, एक एरे लिया है हमने इंटीजर A5, तो इसमें इनमें से कौन सा स्थान है वो नहीं होगा,
तो वो नहीं होगा A5, क्योंकि इंटीजर A5 लिया है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेके A4 तक ही आएगा, A5 नहीं आएगा इसमें। सी भाषा की प्रोग्रामिंग में एक एरे को किस प्रकार प्रारंभ किया जा सकता है? तो सी भाषा की प्रोग्रामिंग में एक एरे को कंपाइल टाइम भी कर सकते हैं और रन टाइम भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कंपाइल टाइम है वो प्रारंभ में एरे की घोषणा के साथ ही प्रारंभ कर दिया जाता है, जबकि रन टाइम है वो प्रारंभ में एरे का प्रारंभिक प्रोग्राम चलने के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है सी भाषा में एक एरे को कंपाइल टाइम में प्रारंभ करने का सही प्रारूप क्या है? तो सही प्रारूप हमारे पास हो जाएगा टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से हम इसे लिख पाते हैं। सूची में मानों को कोमा से अलग किया जाता है। हम अलग अलग मान लेते हैं, उनको हम कोमा से, जैसे यहाँ पे लिया हमने A3 तो 0, 5 और 4 ये मान लिए, तो इनको हमने कोमा से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। एक एरे है हमारे पास A4, उसका मान दिया हुआ है जो इक्वल है 2, 5 और 7, तो इसमें से A3 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि A3 का मान है क्या हो जाएगा? तो शुरुआत होती है हमारे पास A3 का मान यहाँ पे हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि सूची में मानों की संख्या एरे के आकार से कम है, तो शेष तत्वों का स्वचालित है ऑटोमेटिक रूप से वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अगर हमारे पास मान कम दे ही रखे हैं, ऑलरेडी कंप्लीट मान दे ही नहीं रखे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। किसी एरे के रन टाइम प्रारंभ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हमें आवश्यकता होती है फॉर लूप कथन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। रन टाइम एरे को प्रारंभ करने के लिए लूपिंग कथन की आवश्यकता होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से एक मान एरे में संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट है दो आयामी एरे के रन टाइम प्रारंभ में कितने लूप स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है? तो दो आयामी एरे के लिए हमें 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। 2 लूप स्ट्रक्चर में बाहरी लूप पंक्ति में के लिए और एक आंतरिक लूप स्तंभ के लिए होता है। बाहर वाला लूप जो होता है वो रो के लिए होता है और अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये बाहर वाला लूप है, ये कॉलम के लिए है, अंदर हमने एक लूप और लिया है वो कॉलम के लिए लिया है, बाहर वाला रो के लिए था। नेक्स्ट हो जाएगा एक आयामी एरे में पता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक आयामी एरे में हम देखते हैं कि हमें एड्रेस मेजर करना है, तो एड्रेस मेजर करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एड्रेस ऑफ AI B प्लस W इंटू में I प्लस LB, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है B प्लस W इंटू में ब्रैकेट में I माइनस LB, तो यहाँ पे B क्या है? B हमारा बेस एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद W क्या है? यहाँ पे W है एक एलिमेंट का साइज, बाइट में हमारे पास एक एलिमेंट का कितना साइज दिया हुआ है। I यहाँ पे जिस एलिमेंट का एड्रेस हम ज्ञात करना चाहते हैं वो एलिमेंट लेंगे, और LB क्या हो जाएगी? उसकी निचली जो सीमा है वो हो जाएगी लोवेस्ट बिट। नेक्स्ट है एक एरे 1300 से लेके 1900 तक ये दिया हुआ है। इसका एड्रेस पता हमारे पास दे रखा है 10,020 है, तथा प्रत्येक एलिमेंट का आकार है वो 2 बाइट का है। तो B 1700 का एड्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास? तो उसी फॉर्मूले से हम देख लेंगे कि हमारे पास B का मान कितना दिया हुआ है। B का मान दिया हुआ है 1020, LB हमें दे रखा है 1300, लोवेस्ट वैल्यू 1300 दी हुई है, और विड्थ जो दी हुई थी, एक साइज दिया हुआ था एलिमेंट का, वो दिया हुआ था 2 बाइट, और हमारा जो एलिमेंट जो ज्ञात करना है हमें वो है 1700। तो उसी फॉर्मूले में जो ऊपर हमने देखा था उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आयामी एरे को लीनियराइज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो एक हमारे पास 2 आयामी एरे हैं और उन्हें हम लीनियराइज करना चाहते हैं, तो कितने तरीके से हम लीनियराइज कर सकते हैं? तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। मेमोरी में एक 2 आयामी एरे के तत्व को संग्रहित करते समय इन्हें क्रमिक मेमोरी लोकेशन आवंटित किए जाते हैं, इसलिए 2D एरे की लीनियराइजेशन करते हैं। लीनियराइजेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है पंक्ति मेजर, दूसरा होता है स्तंभ मेजर, या तो रो या फिर कॉलम के थ्रू।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन है वो एक एरे पर किया जा सकता है। तो एक एरे पर हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। तो एरे पे हम तीनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक एरे पे हम ट्रेसिंग करना, इंसर्शन करना, डिलीशन करना, सर्च करना, अपडेट ऑपरेशन करना, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक आयामी एरे में सर्च ऑपरेशन है वो कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। एक आयामी एरे की कौन सी सर्च केवल सॉर्टेड मानों पर लागू होती है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड मानों पर लागू होने वाली होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च सॉर्टेड तथा अनसॉर्टेड दोनों मानों पर लागू होती है, लेकिन बाइनरी है वो सिर्फ सॉर्टेड मानों पर ही लागू होती है। नेक्स्ट है, किसी एक आयामी एरे में तत्वों की संख्या कम होने पर कौन सा सर्च किया जाता है। तो किसी एक आयामी एरे में एलिमेंट्स की संख्या अगर कम है तो हम लीनियर सर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। बाइनरी सर्च का उपयोग तत्वों की संख्या ज़्यादा होने पे किया जाता है और कम होने पे लीनियर सर्च का प्रयोग किया जाता है। सी भाषा में कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत में क्या होता है, तो सी भाषा में कैरेक्टर सी के अंत में हमारे पास होता है /0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कैरेक्टर स्ट्रिंग वास्तव में एक आयामी कैरेक्टर एरे है, इसके अंत में नल होता है और नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर /0 से। कौन सा मेमोरी आवंटन रिनिंग टाइप में बचत करता है, तो कौन सा मेमोरी आवंटन है जो रिनिंग टाइम में बचत करता है, तो वो है स्टैटिक मेमोरी आवंटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। स्टैटिक मेमोरी आवंटन है वो रिनिंग टाइम में बचत करता है, परंतु सभी मामलों में ये संभव नहीं हो पाता है, कुछ ही मामलों में होता है ये। सी भाषा में मेमोरी आवंटन फलन है वो किस हेडर फाइल में होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सेकंड stdlib.h। stdlib.h इस फलन के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सी भाषा में पॉइंटर की कौन सी घोषणा करने का सही प्रारूप क्या है, तो सी भाषा में पॉइंटर की घोषणा करने का सही प्रारूप है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टाइप इनटू में वेरिएबल नेम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अन्य चर तथा एचर की तरह पॉइंटर को भी उपयोग में लेने के लिए पहले इसको भी घोषित करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी मान्य पॉइंटर की घोषणाएं हैं, तो मान्य पॉइंटर की हमारे पास घोषणाएं हैं वो इंटीजर इंटू IP भी होता है, डबल इंटू DP भी होता है, फ्लोट इंटू FP भी होता है, तो ये सारे ही मान्य हैं। तो सभी पॉइंटरों का डेटा प्रकार एक ही अर्थात लॉन्ग हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। विभिन्न डेटा प्रकारों के पॉइंटरों के बीच अंतर उनके द्वारा पॉइंट किए गए चर और अचर के डेटा प्रकार में होता है। किसी भी पॉइंटर को असाइन करने के लिए सही एड्रेस पता नहीं हो तो क्या मान असाइन किया जा सकता है, तो क्या मान असाइन किया जाएगा, तो नल हो जाएगा अगर हमारे पास एड्रेस ही सही नहीं है तो जिस पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन की गई है उसे नल पॉइंटर ही कहते हैं। सी भाषा में रिकर्शन का उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो रिकर्शन का प्रयोग जो होता है वो होता है फिबोनिक की सीरीज में भी होता है, बिनोमियल कोफिशिएंट में भी होता है, ECD में भी होता है, तो इस सभी में होता है। तो हम रिकर्शन का उपयोग है वो इन सारे ऑप्शंस में होता है। तो किसी भी प्रोग्राम में एक फलन के अंदर उसी फलन को कॉल करना क्या कहलाता है, रिकर्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी फिबोनाची सीरीज में nवां पद ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-1वां पद प्लस n-2वां पद, तो इससे हमारे पास nवां पद निकल जाएगा। फिबोनाची सीरीज में पहले 2 नंबर 0 और 1 ही होते हैं, प्रत्येक बाद वाला नंबर पिछले 2 नंबरों का योग होता है। नेक्स्ट है, फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए सी प्रोग्राम में रिकर्शन समाप्त होने की शर्त क्या होती है, तो ये होती है पदों की संख्या है वो <2 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। जब पदों की संख्या 2 से कम होती है तब रिकर्शन तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 पद हमारे पास क्या होंगे, 0 और 1 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लीनियर सर्च में वर्स्ट केस कब आता है, तो वर्स्ट केस आता है हमारे पास आइटम एरे में पीछे हो या बिल्कुल नहीं हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है,
लीनियर सर्च एल्गोरिथम की जटिलता क्या है यहाँ पे? तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम की जटिलता की बात करें तो वो हो जाएगी हमारे पास 0n+1। नेक्स्ट है लीनियर सर्च एल्गोरिथम में औसत मामले कब होते हैं? तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम में हम एवरेज मामलों की बात की जाए तो वो होते हैं जब आइटम एरे के बीच में कहीं हो तब होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मामला जटिलता सिद्धांत में मौजूद नहीं होता है? तो ये नहीं होता है असक्त मामला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है किस सर्च प्रणाली में एरे के बीच के तत्व से सर्च आरंभ की जाती है? तो ये की जाती है बाइनरी सर्च से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। बाइनरी सर्च में दिए गए जो तत्व की एरे के बीच के तत्व की से तुलना करते हैं। यदि मान का मिलान हो जाता है तो एरे का इंडेक्स मान है वो रिटर्न कर देता है। अदरवाइज यदि तत्व का मान कम है तो निचले आधे हिस्से में होगा और अन्यथा ऊपरी आधे हिस्से में होगा। अगर एलिमेंट का मान कम है तो नीचे वाले हिस्से में होगा और अगर एलिमेंट का मान ज़्यादा है तो ऊपर वाले हिस्से में होगा। तो ये था सेकंड चैप्टर क्लास 12 का। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। किसी डेटा को एक विशेष स्वरूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो किसी डेटा को एक विशेष स्वरूप में व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सॉर्टिंग का सबसे सामान्य क्रम है वो संख्यात्मक या वर्णानुक्रम है। सॉर्टिंग का सर्वाधिक महत्व है वो डेटा सर्च को आसान बनाना है। निम्न में से कौन सा वास्तविक जीवन में सॉर्टिंग का उदाहरण है? तो वास्तविक जीवन में जो सॉर्टिंग का उदाहरण है वो हो जाएगा टेलीफोन निर्देशिका भी हो गया, शब्दकोश भी हो गया, तो दोनों ही इसी के एग्जाम्पल हैं। आप देखते हो मोबाइल में तो ये आपको सॉर्टिंग में आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप देखोगे तो सॉर्टिंग में मिलेंगे, या कोई शब्दकेश देख रहे हो तो ABCD सॉर्टिंग की भी मिलेगी। किस प्रकार की सॉर्टिंग में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो इन प्लेस सॉर्टिंग होती है उसमें ज़्यादा हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम को तुलना और कुछ डेटा तत्वों के अस्थायी भंडारण के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इन स्पेस सॉर्टिंग में अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की सॉर्टिंग में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है? तो अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है नॉट इन प्लेस। इन प्लेस सॉर्टिंग में तो नहीं होती है, तो जो बच गया नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग तो उसमें हो जाएगी। किस प्रकार की सॉर्टिंग में एक जैसे तत्वों के क्रम में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है स्टेबल सॉर्टिंग में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगर सॉर्टिंग में एक समान तत्वों का क्रम परिवर्तित हो जाए तो उसे अनस्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है। और स्टेबल सॉर्टिंग क्या थी? इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था तो वो स्टेबल थी, परिवर्तन हो रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। कौन सी एल्गोरिथम पहले से ही सॉर्टेड तत्वों का लाभ लेती है? तो ये लेती है एडेप्टिव सॉर्टिंग। एडेप्टिव सॉर्टिंग है सॉर्टिंग के दौरान यदि सोर्स सूची में पहले से ही कुछ तत्व सॉर्टेड हैं तब एडेप्टिव एल्गोरिथम इसे ध्यान में रखते हुए उसका क्रम पुनः नहीं बदलती है। किस क्रम में बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम या उसके बराबर होता है? तो ये होता है गैर बढ़ता क्रम। गैर बढ़ता क्रम क्या है? बाद का तत्व पिछले वाले तत्व से अधिक या उसके बराबर होता है। गैर बढ़ता या घटता क्रम है वो डुप्लीकेट मान के लिए होता है। निम्न में से कौन सा इन प्लेस सॉर्टिंग का उदाहरण है? तो इन प्लेस सॉर्टिंग का एग्जाम्पल की बात करें तो बबल सॉर्टिंग भी होती है, चेन सॉर्टिंग भी होती है, निवेशन सॉर्टिंग भी होती है, तो तीनों ही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बबल, चेन, निवेशन सॉर्टिंग है वो इन प्लेस के एग्जाम्पल है, जबकि मर्ज सॉर्टिंग होती है वो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग का एग्जाम्पल कहलाती है। नेक्स्ट है किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सन्निकट तत्वों के प्रत्येक जोड़े की तुलना की जाती है? तो ये की जाती है बबल सॉर्टिंग में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सन्निकट तत्वों के प्रत्येक जोड़े की तुलना बबल सॉर्टिंग में की जाती है। बबल सॉर्टिंग तुलना आधारित एल्गोरिथम है जिसमें सन्निकट तत्वों की तुलना की जाती है और यदि वे क्रम में नहीं होते हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जटिलता क्या होती है? तो बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो जटिलता है वो होती है हमारे पास O(n²). इस एल्गोरिथम की औसत तथा सबसे खराब स्थिति की जटिलता है वो O(n²) है। यहाँ n क्या होता है? सॉर्ट किए जाने वाले एलिमेंट्स की संख्या होती है। ये एल्गोरिथम बड़े डेटा सेट के लिए भी उपयोग नहीं है। ज़्यादा छोटों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े अगर डेटा सेट हैं तो वहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जटिलता बहुत होती है। नेक्स्ट है बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में किस फलन का
उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं SWAP, स्वैप फलन का उपयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। बबल सॉर्टिंग के लिए आप इफ़ लिस्ट आई है वो ग्रेटर देन है लिस्ट i+1 से, तो स्वैप हमारे पास हो जाएगा लिस्ट आई और लिस्ट i+1। किस एल्गोरिथम में सूची को 2 भागों में विभाजित करके बाएं भाग में सॉर्ट किए हुए तत्व तथा दाएं भाग में सॉर्ट न किए होते हैं? तो ये होते हैं चेन सॉर्टिंग में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड्स। शुरू में सॉर्ट किया गया भाग है वो खाली रहता है इसमें, तथा संपूर्ण सूची न किए गए भाग में होती है। एरे में से सबसे छोटे तत्व का चयन करके उसे सबसे बाएं तत्व से बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चेन सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जटिलता क्या होती है? तो इसकी जटिलता होती है, जैसे बबल सॉर्टिंग की थी सेम ही इसकी होती है, तो O(n)² ही इसकी जटिलता होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो n यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जो सॉर्ट किए गए एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या हो जाएगी। निम्न में से कौन सी तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिथम है? तो तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात की जाए तो ये बबल सॉर्टिंग की भी तुलना की जा सकती है, चेन सॉर्टिंग की भी कर सकते हैं और निवेशन की भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। उपरोक्त सभी है ये इन प्लेस तुलना आधारित सॉर्टिंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइस एंड कॉर्नर पर आधारित होती है? तो ये होती है मर्ज सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। मर्ज सॉर्ट पहले एरे को 2 बराबर भागों में तोड़ती है और फिर उन्हें एक क्रमबद्ध ढंग से जोड़ती है। मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम की सबसे खराब मामले में जटिलता क्या होगी? तो इसकी खराब मामले में जटिलता है वो कहलाएगी O(n log n), ये कहलाएगी जटिलता O(n log n) होने के कारण ये सबसे अच्छी एल्गोरिथम में से एक है। सबसे बेस्ट जो एल्गोरिथम है वो हमारी मर्ज सॉर्टिंग कहलाती है। किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में एक उप लिस्ट भी बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है निवेशन सॉर्टिंग में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एरे के निचले हिस्से को सॉर्टेड रखा जाता है। एक तत्व को इस सॉर्टेड उपलिस्ट में सम्मिलित करने के लिए उचित जगह सर्च करके वहां इंसर्ट कर दिया जाता है। निवेशन या इंसर्शन सॉर्टिंग है एल्गोरिथम की जटिलता क्या है? तो इसकी जटिलता भी हमारे पास सेम उसी के जैसे हो जाएगी O(n)²। तो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे थे कि जो हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी उसको छोड़ के बाकी सबकी जो हमारे पास मर्ज सॉर्टिंग थी उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो जितनी भी सॉर्टिंग है सबकी हमारे पास जटिलता क्या देखी थी हमने? n² है। तो याद रह जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसकी जटिलता है वो O(n log n) है, बाकी सबकी O(n)² हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डेटा के एरे को 2 छोटे एरे में विभाजित किया जाता है? तो ये किया जाता है त्वरित सॉर्टिंग में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। एक एरे में पाइवोट मान की तुलना में छोटे मान तथा दूसरे एरो में पाइवोट मान से अधिक मानों को रखा जाता है। त्वरित सॉर्टिंग एल्गोरिथम की औसत और सबसे खराब स्थिति में जटिलता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है O(n log n). ये एल्गोरिथम है ये बड़े आकार के डेटा सेल के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। हालांकि हमने इससे पहले जो देखा था मर्ज सॉर्टिंग उसकी भी O(n log n) थी, लेकिन वो हमारे लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम थी जटिलता होने के कारण भी। लेकिन ये बड़े आकार के सेल के लिए बहुत मुश्किल, काफ़ी कुशल है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं त्वरित सॉर्टिंग एल्गोरिथम में पाइवोट किसे चुना जाता है? तो त्वरित सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबसे अधिक सूचकांक मान को पाइवोट चुना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। एरे में एक निर्धारित मान पाइवोट कहलाता है जिसके आधार पर एरे का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो वो हो जाएगा त्वरित सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। त्वरित सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जटिलता कम पाई जाती है, अतः ये सबसे कुशल और तेज होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्टैक और क्यू। किस डेटा स्ट्रक्चर में लीफो का नियम लागू होता है?
लिस्ट इन फर्स्ट आउट। लिपो की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो होती है लिस्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये होता है स्टैक में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। स्टैक में क्या होता है? स्टैक एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। किसी स्टैक में से कौन से तत्व को उपयोग में लिया जा सकता है? तो कोई भी स्टैक है उसमें हम कौन से तत्व को काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं शीर्ष तत्व को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। स्टैक केवल एक छोर पर डेटा ऑपरेशन किया, एक ही छोर पर डेटा का ऑपरेशन किया जाता है। शीर्ष तत्व पर ऑपरेशन करने की सुविधा के कारण इसे लिस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। एक स्टैक को निम्न में से किसके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उपरोक्त सभी, एरे से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं और पॉइंटर से भी करते हैं। एक स्टैक को एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट इनके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और एक स्टैक फिक्स साइज या डायनेमिक साइज दोनों प्रकार का हो सकता है। इसे फिक्स भी रख सकते हैं और डायनेमिक भी रख सकते हैं। किस स्टैक ऑपरेशन से स्टैक में एक नया तत्व जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है पुश की। अगर हम एक नया ऐड करना चाहते हैं तो पुश है, अगर हटाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे हो जाएगा पॉप हो जाएगा। स्टैक ऑपरेशन का उपयोग स्टैक को इनिशियलाइजिंग और डी इनिशियलाइजिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्टैक में से एक तत्व को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी एक स्टैक है उसमें हम सिर्फ एक को ही हटाना चाहते हैं तो उसे हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उन्हें अभी बताया था कि जोड़ने के लिए हम किसका करते थे? पुश का। हटाने के लिए हम किसका करेंगे? पॉप का। किसी स्टैक के शीर्ष डेटा तत्व को प्राप्त करने के लिए किस फलन का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें प्राप्त करना है तो किसका करेंगे? पीक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। किसी स्टैक को कुशलता से उपयोग में लेने के लिए इसका स्टेटस है वो पीक, इज फुल, इज एम्प्टी, ये सारे फलन इसके काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी मेमोरी आवंटित करनी होती है? तो यहाँ हमें डायनेमिक मेमोरी आवंटित करनी होती है किसी भी स्टैक को लिंक लिस्ट में से इम्प्लीमेंट करने के लिए। एरे से इम्प्लीमेंट करने के लिए फिक्स मेमोरी, अगर लिंक लिस्ट से कर रहे हो तो डायनेमिक मेमोरी, और अगर आप एरे के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो फिक्स मेमोरी होगी। पॉप ऑपरेशन को किसकी सहायता से इम्प्लीमेंट करने पर वास्तव में डेटा तत्व है वो हट जाता है? तो ये हो जाएगा लिंक लिस्ट। अगर हम लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेटा हट जाएगा। एरे के साथ इम्प्लीमेंट करने पर वास्तव में डेटा तत्व नहीं हटता है, केवल टॉप वेरिएबल एक से कम हो जाता है। अगर आप लिंक लिस्ट के साथ पॉप ऑपरेशन को करते हो तो कंप्लीटली डेटा आपका हट जाएगा, लेकिन आप अगर एरे के साथ ये इम्प्लीमेंट करते हो तो डेटा हटेगा नहीं, लेकिन टॉप में से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टॉप वेरिएबल में से एक वेरिएबल हमारा कम हो जाएगा, बस डेटा रियल में हटेगा नहीं। निम्न में से किस कार्य के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो स्टैक का उपयोग है वो हम अंगणित अभिव्यक्त मूल्यांकन के लिए भी करते हैं, बैक ट्रैकिंग के लिए भी करते हैं, स्मृति प्रबंधन के लिए भी करते हैं, तो इन सभी के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। एक अंगणित अभिव्यक्ति को कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो अंगणित अभिव्यक्ति को हम 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। 3 तरीके कौन कौन से होंगे? इनफिक्स नोटेशन, उपसर्ग नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। किसी नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य उपयोग में लिया जाता है, तो किस नोटेशन में ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के मध्य में काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है इनफिक्शन नोटेशन में, इनफिक्स नोटेशन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। इनफिक्स नोटेशन का एग्जांपल देखें तो a - b + c है। एक एल्गोरिथम में इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रोसेस करने के लिए अधिक समय व स्पेस की आवश्यकता, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। किस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के आगे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है उपसर्ग नोटेशन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। किस नोटेशन में रिवर्स पॉलिश नोटेशन, किस नोटेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं? तो रिवर्स पॉलिश है वो पोस्टफिक्स नोटेशन को कहा जाता है। पोस्टफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में लिखा जाता है। उसमें तो हमने देखा था पहले लिखा जा रहा था, इसमें हमारे पास क्या लिखा जाएगा? नोटेशन बाद में लिखा जाएगा। उपसर्ग नोटेशन का उदाहरण जो था वो था a + b।
प्लस ए बी, ये था उपसर्ग नोटेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें पहले हमारे पास आ रहा था इनफिक्स नोटेशन है, उसमें ए प्लस बी के समान होता है। और यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिश नोटेशन में हमारे पास नोटेशन क्या रहेगा, ए बी, उसके बाद में प्लस लिखा है कि बाद में आएगा, हमारा जो नोटेशन ऐड होगा वो बाद में होगा। एल्गोरिथम में किस पथ के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी पथ के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है? तो कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है? तो वो स्टैक भी हो सकता है, क्यू भी हो सकती है, दोनों ही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है वो दोनों सिरों पर खुला हुआ होता है? तो क्यू होता है वो दोनों सिरों से खुला हुआ होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टैक। तो आपको पता है एक ही सिरे से खुला होता है। क्यू का एक सिरा तत्व को जोड़ने के लिए और दूसरा सिरा तत्व को हटाने के लिए होता है, लेकिन स्टैक में जहां से जोड़ते हैं वहीं से हटाते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऑपरेशन का उपयोग है वो क्यू को इनिशियलाइजिंग और डी इनिशियलाइजिंग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इनिशियलाइजिंग के लिए ई एन क्यू और डी इनिशियलाइजिंग के लिए डी एन क्यू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। एक तत्व को जोड़ना होगा तो इसका यूज करेंगे और तत्व को हटाना होगा तो हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है, क्यू के कुशलता से उपयोग के लिए किस फलन का उपयोग किया जाता है? तो पीक का भी कर सकते हैं, इज फुल का भी कर सकते हैं, इज एम्प्टी का भी कर सकते हैं, अभी हमने देखा था तीनों का कर सकते हैं। पीक का हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्यू के शीर्ष डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करने के लिए पीक का यूज करते हैं। इज फुल का क्यू के भरे होने की जांच करने के लिए। इज एम्प्टी का क्यू के खाली होने की जांच करने के लिए। तो एम्प्टी खाली के जांच करता है, फुल भरे हुए की जांच करता है, और पीक है वो शीर्ष से डेटा को बिना हटाए प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। किसका उपयोग करके रियर पॉइंटर को चेक करते हैं कि यह वह मैसेज साइज के बराबर है, मैक्सिमम मैक्स साइज के बराबर है या नहीं है? तो ये यहाँ पे हम एरे का प्रयोग करते हैं। किसी क्यू के भरे होने की जांच करने के लिए एक आयामी एरे का उपयोग किया जाता है, जिसमें केवल रियर पॉइंटर को मैक्स साइज के बराबर होने की जांच की जाती है। किसी खाली क्यू की पहचान है वो होती है, खाली क्यू की पहचान किसके द्वारा होती है? तो ये फ्रंट का मान मिनिमम करके, फ्रंट का मान मिन से। यदि फ्रंट का मान मिनिमम या शून्य से कम है तो इसका अर्थ है कि क्यू का इनिशियलाइजेशन नहीं किया है और क्यू अभी तक हमारे पास क्या है? खाली है। डेटा तत्व को क्यू से हटाने का काम कितने भागों में किया जाता है? तो क्यू से हटाने का काम 2 भागों में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। पहला भाग हमारे पास है, पहला भाग उस डेटा तत्व को एक्सेस करना जहां पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और दूसरा भाग उसको वहां से हटाना। तो 2 भागों में पहले हम उसको क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे और फिर उसे हटाएंगे। नेक्स्ट है, किसी भी आधुनिक कंप्यूटर में प्रारंभिक स्मृति प्रबंधन में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ होता है हमारे पास स्टैक का उपयोग होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रारंभिक स्मृति मैनेजमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। किस डेटा स्ट्रक्चर में तत्व को दोनों सिरों पर जोड़ सकते हैं परंतु बीच में नहीं जोड़ सकते हैं? तो ये हमारा है क्यू। क्यू में हम दोनों तरफ तो जोड़ सकते हैं लेकिन बीच में नहीं जोड़ सकते हैं। ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल के लिए आवश्यक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो ये क्यू ही होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लिंक लिस्ट। किसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक तत्व अपने अगले तत्व को पॉइंट करता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लिंक लिस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। लिंक लिस्ट है वो तत्वों की सीरीज होती है जिसमें तत्व है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी पॉइंटर फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या होता है? तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है नेक्स्ट, एन ये थर्ड। प्रत्येक नोड में डेटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस होता है। हर नोड में डेटा आइटम भी होता है और अगले नोड का एड्रेस भी होता है। निम्न में से कौन सा लिंक लिस्ट का प्रकार है? तो सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, सर्कुलर भी होता है। तो ये तीनों के तीनों लिंक लिस्ट के प्रकार हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में केवल फॉरवर्ड पॉइंटर होता है। डबल लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रकार के पॉइंटर होते हैं। किसी लिंक लिस्ट में अंतिम तत्व पर पहले तत्व को
को पहले तत्व को पॉइंटर करता है। किस लिंक लिस्ट में अंतिम तत्व है वो पहले वाले तत्व को पॉइंटर करता है, तो ये करता है सर्कुलर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। निम्न में से कौन सी लिंक लिस्ट की विशेषता है, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी है, आसान इंसर्शन डिलीशन भी है, फास्ट एक्सेस टाइम भी है, तो तीनों की तीनों इसकी विशेषता है। स्टैक तथा क्यू को लिंक लिस्ट की सहायता से आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन है वो लिंक लिस्ट में कठिन होता है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन है वो मुश्किल होता है लिंक लिस्ट में, तो वो होता है तीसरा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन। निम्न लिंक लिस्ट की हानि है कि इसमें मेमोरी वेस्ट होती रहती है तथा सर्च भी मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो हानियां हैं वो दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी मेमोरी वेस्ट होती है, दूसरा ये सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिंक लिस्ट में पूर्ण लिस्ट को देखने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो ये किया जाता है डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, डिस्प्ले। अब यहाँ दो और ऑप्शन दिए गए। इंसर्शन की बात करें तो नया तत्व जोड़ने के लिए किया जाता है। व्यू की बात की जाए तो ये देखने के लिए ही किया जाता है। डिलीशन है वो तत्व को हटाने के लिए, सर्च है वो तत्व को खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है व्यू, इसमें होता ही नहीं है। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट में नोड ए तथा नोड बी के बीच में नोड सी इंसर्ट करने की कमांड क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सी डॉट नेक्स्ट फिर बी तथा ए डॉट नेक्स्ट सी। सी नेक्स्ट है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बी का अर्थ है सी के बाद बी आएगा, और ए नेक्स्ट सी का अर्थ क्या हो जाएगा कि ए के बाद है वो सी आएगा। मतलब ये बता रहा है कि इसके जस्ट बाद कौन से आने वाला है। यहाँ ऐसे ही यहाँ पे सी ये दिया हुआ है तो ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा। एक लिंक लिस्ट में 3 नोड ए बी और सी क्रमशः हैं। यदि एक नया नोड डी को सी डॉट नेक्स्ट डी तथा डी डॉट नेक्स्ट नल कमांड से जोड़ा जाए तो वो कहाँ जुड़ेगा, तो ये हमारे पास जुड़ जाएगा नोड सी के बाद में जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। किसी भी लिंक लिस्ट का अंतिम नोड नल को पॉइंट करता है तो सी डॉट नेक्स्ट कमांड डी कमांड से तथा डी डॉट नेक्स्ट कमांड मतलब डी डॉट नेक्स्ट कमांड है वो नल से अंतिम नोड बन जाता है। लिंक लिस्ट में से किसी तत्व को हटाने के लिए डिलीशन ऑपरेशन से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्च ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। किसी तत्व को हटाने से पहले अगर हम उसे सर्च करेंगे तभी तो उसको बाद में हटा पाएंगे। लिंक लिस्ट में से टारगेट नोड को हटाने की कमांड क्या है, तो टारगेट नोड को हटाने की कमांड हमारे पास हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड, लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट नल। तो लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट ये क्या करेगा, टारगेट नोड से पहले वाले नोड को उसके बाद वाले नोड को पॉइंट करेगा, और ये हमारे पास क्या करेगा, उसको नल पे ले जाएगा, तो नल पे जाने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप ही हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए लिंक लिस्ट सबसे उपयोगी होता है, तो लिंक लिस्ट है वो लगातार बदल रहे स्ट्रक्चर के आकार के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि लिंक लिस्ट में तत्वों को जोड़ना और हटाना बहुत ही आसान होता है। नोड के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो नोड के संग्रह को लिंक लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। लिंक लिस्ट में किस प्रकार की मेमोरी आवंटन होता है, तो लिंक लिस्ट में डायनेमिक प्रकार की मेमोरी का आवंटन होता है। निम्न में से कौन सा कथन है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए सही है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए कोई भी तत्व प्रथम एवं अंतिम नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई शुरुआत ही नहीं होती है, तो ना कोई प्रथम होता है ना ही कोई अंतिम होता है। नेक्स्ट चैप्टर है सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कितने अनुभाग होते हैं, तो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में 4 अनुभाग होते हैं। कल वाली चैप्टर वीडियो में भी हमने देखा था कौन कौन से होते हैं, इंक्लूड फाइल, क्लास की घोषणा करना, मेंबर फंक्शन की परिभाषा तथा मेन फलन, ये 4 अनुभाग होते हैं। पहले फाइल को इंक्लूड करना, कौन सी क्लास में क्लास की घोषणा करना, फिर मेंबर फंक्शन की परिभाषा, और उसके बाद में मेन फलन में, ये 4 इसके अनुभाग होते हैं। सी प्लस प्लस भाग में इनपुट तथा आउटपुट फलन किस हेडर फाइल में होते हैं, तो इनपुट तथा आउटर ये फलन है ये होते हैं IOSTREAML.h IOSTREAML.h में। सी प्लस प्लस का आउटपुट फलन है वो सी आउटपुट तथा इनपुट फलन है वो सी इन।
ये होता है। सी प्लस प्लस भाषा का प्रोग्राम निम्न में से किसका संग्रह होता है? तो सी प्लस प्लस भाषा का प्रोग्राम है वो फलन का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सी के समान सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी क्या है? फलन का एक संग्रह होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन का जो फलन है वो अनिवार्य होता है। सी प्लस प्लस भाषा के लिए प्रत्येक कथन के अंत में कौन सा चिन्ह होता है? तो ये होता है अर्धविराम, सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कमेंट लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कमेंट लिखने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, डबल स्लैश का। एक लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल स्लैश का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक लाइन कमेंट करनी हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एक ही लाइन कमेंट करनी हो तो डबल स्लैश का करेंगे, अगर एक से ज़्यादा करनी है तो हम ये इस वाले का स्लैश स्टार से लेके स्लैश स्टार स्लैश से एंड कर देंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में उपयुक्त आइडेंटिफायर के स्कोप को कौन परिभाषित करता है? तो इसे परिभाषित करता है नेम स्पेस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेम स्पेस का प्रयोग करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं। एसटीडी नेम स्पेस में सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी परिभाषित होती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सी प्लस प्लस प्रोग्राम की कंपाइलिंग तथा लिंकिंग के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जी प्लस प्लस कमांड का। कमांड जी प्लस प्लस है वो abc.cpp से abc.cpp फाइल में लिखा गया एक कंपाइल प्रोग्राम होता है। कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल abc.o का निर्माण करता है और स्वतः ही लाइब्रेरी फलनों के साथ लिंक करता है। निम्न में से कौन सा एमएस डोस में सी प्लस प्लस का कंपाइलर है? तो एमएस डोस में टर्बो सी प्लस प्लस भी होता है और बारलेंट सी प्लस प्लस भी होता है, तो दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही। टर्बो सी प्लस प्लस और बारलेंट सी प्लस प्लस कंपाइलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को एमएस डोस में उपलब्ध कराते हैं। सी प्लस प्लस कंपाइलर के साथ उपलब्ध एडिटर में कितने विकल्प होते हैं? तो इसके साथ होते हैं 4 विकल्प। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। कौन कौन से 4 विकल्प होते हैं? फाइल, एडिट, कंपाइल और रन। सी प्लस प्लस भाषा के प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं टोकन्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में लिखित टोकन होते हैं, निम्नलिखित टोकन होते हैं। कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गए, कंटेंट्स हो गए और स्ट्रिंग हो गई। तो ये कुछ टोकन्स होते हैं सी प्लस प्लस में। निम्न में से कौन सा कथन कीवर्ड्स के बारे में सही है? अगर इनमें से किसी कथन की बात करें कि कीवर्ड्स के बारे में कौन सा सही है, तो कीवर्ड का अर्थ प्रोग्राम में बदल नहीं सकता है, बिल्कुल सही है। कीवर्ड का उपयोग वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। कीवर्ड सी तथा सी प्लस प्लस दोनों में होते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है। निम्न में से कौन सा कीवर्ड सी प्लस प्लस भाषा में होता है? तो कौन सा कीवर्ड होता है? ASM भी होता है, कैच भी होता है, न्यू भी होता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कीवर्ड सी तथा सी प्लस प्लस में एक समान ही होते हैं। सी प्लस प्लस के अन्य जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं ऑटो, ब्रेक और केस। निम्न में से किसके नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है? तो किसके नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है? वेरिएबल के नाम को भी कहते हैं, फंक्शन के नाम को भी कहते हैं और एरे के नाम को भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नियम आइडेंटिफायर के बारे में सही है? तो ये है केवल अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, अंक होते हैं और अंडरस्कोर्स का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, शुरुआत में केवल अंग्रेजी का अक्षर ही, हाँ सबसे पहले अंग्रेजी का अक्षर ही काम में लिया जाता है। अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं, ये भी सही है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सी प्लस प्लस भाषा में निम्न में से किस प्रकार का एचर होता है? तो सी प्लस प्लस भाषा में होता है हमारे पास इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारे ही। तो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान नहीं बदलने वाला मान एचर या कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बेसिक डेटा टाइप का उदाहरण है? तो बेसिक डेटा टाइप का उदाहरण है वो हो जाएगा इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे के सारे ही होते हैं। सी प्लस प्लस भाषा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा होता है? तो स्ट्रक्चर, यूनियन, न्यूमरसन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। निम्न में से कौन सा डिराइव्ड डेटा टाइप होता है?
तो डिराइव डेटा टाइप होता है एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंस हो गया, तो ये सारे होते हैं। निम्न में से कौन सा बेसिक डेटा टाइप का मॉडिफायर है? तो बेसिक डेटा टाइप का मॉडिफायर है वो अनसाइंड हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, सारे ही हैं। अनसाइंड क्या होता है? जीरो अनसाइंड कैरेक्टर होता है वो 0 से लेकर 225 तक होता है। शॉर्ट इंसर्ट होता है वो 128 से लेकर 127 तक होता है। लॉन्ग इंसर्ट होता है उसकी ये वाली संख्या होती है, तो आपको लॉन्ग इंटीजर की तो ये याद रही तो देख लेना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा टाइप का आकार कितना होता है? तो स्ट्रक्चर डाटा टाइप का आकार है वो सभी मेंबरों के आकार के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप मेमोरी की बचत करने वाला होता है? तो यूनियन होता है वो मेमोरी की बचत करता है। C++ के डेटा टाइप क्लास के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? तो C++ के डेटा टाइप क्लास के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। किस डेटा टाइप से नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है? तो वो किस डेटा टाइप को जोड़ा जाता है? तो वो हो जाएगा एन्यूमरेटेड डेटा। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप में एनम की कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। एनम कलर जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए कर दिया। रेड है वो 0 पे हो जाएगा, ग्रीन 1 पे हो जाएगा और ब्लू 2 हो जाएगा यहाँ पे। फलन किस प्रकार के डेटा टाइप का उदाहरण है? तो फलन अगर हम देखें तो ये डिराइव टाइप का डेटा टाइप है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। फलन होता क्या है? प्रोग्राम का एक भाग जो विशेष कार्य करता है उसको हम फलन कहते हैं। C++ में टाइप कंपेटिबिलिटी को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा स्वतः टाइप कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2nd। C++ में इंटीजर हो गया, शॉर्ट इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, तीनों के अलग अलग टाइप होते हैं और एक ऑपरेशन के ऑपरेंड का टाइप है वो ऑपरेशन के साथ टाइम कंपेटिबिलिटी भी होना आवश्यक होता है। किस प्रकार के टाइप कन्वर्जन में टाइप कास्ट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बाह्य टाइप कन्वर्जन में। ऑप्शन नंबर 1st। टाइप कास्ट ऑपरेटर का प्रयोग करके वेरिएबल और एक्सप्रेशंस का टाइप कन्वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोट f इक्वल हो जाएगा 30.87 काउंट लेस देन इंटीजर इफ सेमीकोलन का परिणाम क्या होगा हमारे पास? तो इसका परिणाम होगा 30। यहाँ हम इंटीजर दिया हुआ है तो इंटीजर के बाद में हम सिर्फ रिजल्ट पूर्णांक संख्या में ही लेते हैं। C++ प्रोग्राम में मिश्रित डेटा टाइप में स्वतः डेटा कन्वर्जन है वो कैसे होता है? तो इसमें स्वतः डेटा कन्वर्जन होता है वो छोटे टाइप को बड़े टाइप में करके होता है। तो स्वतः कन्वर्जन आप यहाँ देखोगे शॉर्ट और करेक्टर है, इंटीजर के बाद में लॉन्ग के बाद में फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग डबल करेक्टर, तो इस तरह से होता है। C++ में वेरिएबल की घोषणा कहाँ की जाती है? तो C++ में वेरिएबल की घोषणा वो प्रोग्राम में किसी भी जगह पे कर सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। C++ प्रोग्राम में किसी कथन से पहले हैश चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर डायरेक्टिव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। निम्न में से कौन सा एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है? तो इनमें से बेसिक डेटा टाइप है वो कौन सा नहीं है? तो क्लास बेसिक डेटा टाइप नहीं है। इंटीजर भी होता है, करैक्टर भी होता है, फ्लोट भी होता है, लेकिन क्लास क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। किस डेटा टाइप में एक वेरिएबल को उपनाम दिया जाता है? तो किस डेटा टाइप को एक वेरिएबल का उपनाम दिया जाता है? तो वो दिया जाता है रेफरेंस डेटा टाइप को, रेफरेंस टाइप को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। C++ भाषा में इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है? तो C++ में हम देखेंगे हम डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका ऑपरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस देन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1st। नेक्स्ट है यह दाईं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है C++ भाषा में एक्सट्रैक्टर वो था इंसर्शन ऑपरेटर, यह है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बात की जाए तो उसका ही अपोजिट हो जाएगा। ये कीबोर्ड के वैल्यू देता है और ये दाईं तरफ के वेरिएबल को प्रदान करता है। ये वाला बाईं तरफ को करता था, ये वाला दाईं तरफ को करता है। निम्न में से कौन सा C++ का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है? तो ये हो जाएगा
डबल कॉलन। एक वेरिएबल के नाम को अलग अलग ब्लॉक में प्रयोग कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप इसकी घोषणा की जगह और ब्लॉक के अंत के बीच में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर है वो C++ में होता है परंतु C में नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो C++ में तो होता है लेकिन C में नहीं होता है। तो ये भी नहीं, ये तीनों के तीनों ऑपरेटर हैं वो C++ में ही होते हैं लेकिन C में नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटर वो C++ में डेटा ऑब्जेक्ट को पर्याप्त मेमोरी प्रदान करता है। तो ये करता है न्यू ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम में 20 + 10 × 5.2 किस प्रकार का एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें ओनली कांस्टेंट मान ही दिया हुआ है इसलिए कांस्टेंट। एक्सप्रेशन 5 + इंटीजर 7.5 किस प्रकार के एक्सप्रेशन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑपरेशन। फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। इंटीग्रल एक्सप्रेशन सतह और बाह्य टाइप कन्वर्जेशन का के बाद इंटीजर परिणाम देता है। 6.5 + फ्लोट 10 है, ये किस प्रकार का ऑपरेशन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्लोट एक्सप्रेशन। निम्न में से किस एक्सप्रेशन का परिणाम है वो एड्रेस वैल्यू होता है। तो किसका परिणाम होता है तो पॉइंटर एक्सप्रेशन का होता है। बिटवाइज एक्सप्रेशन का उपयोग बिट्स की स्टेटिंग और शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक रिलेशन एक्सप्रेशन को जोड़ता है। किस प्रकार के एक्सप्रेशन में बूलियन टाइप का परिणाम प्राप्त होता है। तो ये होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन में भी बूलियन होता है और लॉजिकल में भी, तो दोनों में ही बूलियन टाइप का एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। C++ में निम्न में से कौन सा असाइनमेंट होता है। तो C++ में चेन्ड असाइनमेंट भी होता है, एम्बेडेड असाइनमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। तो ये तीनों ही होते हैं। चेन्ड असाइनमेंट का एग्जांपल A = B = 10 हो जाएगा। एम्बेडेड का A = B ब्रैकेट में B = 10 + 5 और कंपाउंड असाइनमेंट होता है A प्लस इक्वल हो जाएगा 5 के। तो C++ असाइंड एक्सप्रेशन में A = B = 20 + 5 ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया एम्बेडेड एक्सप्रेशन हो गया। इसमें A का मान क्या हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें A का मान हो जाएगा 25। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मान हमारे पास कितना दिया हुआ 20 और B को दिया गया है हमारे पास B का मान हमारे पास 20 है। तो B + 5 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो A का मान हो गया 25। नेक्स्ट है C++ असाइनमेंट एक्सप्रेशन है वो A प्लस इक्वल किसके हो जाएगा। तो A प्लस है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड के A = A + 5 में प्लस और इक्वल टू है या ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। C++ भाषा में उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होने का नियम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑपरेटर प्रीसीडेंस। C++ भाषा में कितने प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से कंट्रोल होता है, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और लूप होता है। सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। किस कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम में लिखे गए कथनों को उसी क्रम में संपादित किया जाता है। तो ये किया जाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। किस कंट्रोल स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक संपादन के पथ में से शर्त के अनुसार एक को चुना जाता है। तो वो हो जाएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है किस कंट्रोल स्ट्रक्चर में कथन को 0 या उससे अधिक बार संपादित किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा लूप स्ट्रक्चर। कौन सा लूप कम से कम एक बार अवश्य संपादित होता है। तो वो होता है डू व्हाइल लूप। ये एक बार तो जरूर होता है क्योंकि इसका जो कंडीशन होती है वो लास्ट में दी हुई होती है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा कौन सी है हमारे पास। तो C++ है, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर भाषा है। ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है समान प्रेसिडेंस के 2 ऑपरेटर के संपादित होने का क्रम क्या कहलाता है। तो इसका क्रम हमारे पास कहलाता है एसोसिएटिविटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
थर्ड, उदाहरण के लिए स्टार, ये इनटू का साइन हो गया, स्लैश मतलब डिवाइड का हो गया, मॉड्यूल का हो गया, ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस समान होते हैं, अतः ये एसएसयूईटी के अनुसार संपादित होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, सी प्लस प्लस में फंक्शन। सी प्लस प्लस के फंक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। तो सी प्लस प्लस में फंक्शन प्रोटोटाइप की घोषणा कैसे की जाती है, तो इसमें हम करते हैं टाइप फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट के थ्रू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ आप देखोगे उदाहरण के लिए इंटीजर सम और इस तरह का आप फंक्शन ले सकते हो। सी प्लस प्लस भाषा में निम्न में से कौन सी वैध फलन की घोषणा होती है, तो सी प्लस प्लस में ये भी हो सकती है वैध फलन की और ये दोनों ही तरीके की हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कॉलिंग प्रोग्राम के लिए वास्तविक पैरामीटर में बदलाव के लिए पैरामीटर भेजने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कॉल बाय रेफरेंस का। ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉल बाय रेफरेंस का। कॉल बाय वैल्यू विधि में फॉर्मल पैरामीटर पर किए गए बदलाव कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस विधि में बदलाव हो सकते हैं। नेक्स्ट है, पैरामीटर भेजने की किस विधि में कॉलिंग प्रोग्राम के वास्तविक पैरामीटर को कॉल्ड प्रोग्राम के फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉल बाय वैल्यू में। नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस में फंक्शन के एक समान नाम परंतु आर्ग्यूमेंट भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, फंक्शन ओवरलोडिंग से सही फंक्शन को किसके आधार पर कॉल नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। सी प्लस प्लस भाषा में इनलाइन फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है, तो इनलाइन फंक्शन का उपयोग किया जाता है जब फंक्शन का आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। इनलाइन फंक्शन में कॉल करने के समय में बचत होती है। एक फंक्शन इनलाइन फंक्शन का विस्तार इसे कॉल करने पर होता है। कंपाइलर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को उसकी बॉडी से विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है, कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना कौन देता है, तो कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास और ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस भाषा में क्लास की अवधारणा को कहाँ से लिया जाता है, तो क्लास की अवधारणा को लिया जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, सी के स्ट्रक्चर से। सी प्लस प्लस में जो क्लास की अवधारणा होती है वो सी के स्ट्रक्चर से ली जाती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप को बनाने का और लागू करने का नया तरीका है। क्लास के किन सदस्यों को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं हम, तो पब्लिक सदस्यों को कर सकते हैं, बाहर से ही करेंगे पब्लिक हैं तो। क्लास के सदस्य हैं वो स्वतः ही प्राइवेट होते हैं, लेकिन इन्हें पब्लिक बनाने के लिए पब्लिक अनुभाग में घोषित करना पड़ता है। क्लास के पब्लिक सदस्यों को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करने का सही प्रारूप क्या होता है, तो ये हो जाए ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट। क्लास के अंदर परिभाषित मेंबर फंक्शन है वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, इनलाइन फंक्शन। मेंबर फंक्शन की घोषणा को क्लास के अंदर उसकी वास्तविक परिभाषा से विस्थापित किया जाता है। सी प्लस प्लस में क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने का प्रारूप क्या है, तो इसका प्रारूप हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिटर्न टाइप क्लास नेम और फंक्शन नेम। नेक्स्ट हो जाएगा, सी प्लस प्लस भाषा में एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है, तो सी प्लस प्लस भाषा में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। किस क्लास के प्राइवेट मेंबर को कौन, किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस करता है, तो वो उस क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्लास के प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तथा यहाँ तक कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर की विशेषता है, तो क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर की विशेषता कौन सी है, तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक मान 0 होता है। इसे क्लास के सभी ऑब्जेक्ट साझा करते हैं और इसे क्लास मेंबर भी कहा जाता है, तो ये सारे ही उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लास के डेटा मेंबर को स्टैटिक रूप में घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्टैटिक मेंबर फंक्शन की विशेषता है,
तो ये हो जाएगी। इसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह केवल क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, ये भी सही है। इसको क्लास के नाम की सहायता से कॉल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्लास के प्राइवेट डेटा को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस करता है? तो ये करता है फ्रेंड फंक्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारे पास, निम्न में से कौन सी फ्रेंड फंक्शन की विशेषता है हमारे पास? तो ये चारों ही फ्रेंड फंक्शन की विशेषता है। इसे सामान्य फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, क्लास के मेंबर को उस क्लास के ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, और इसे क्लास के अंदर कहीं भी घोषित भी किया जा सकता है। यदि एक क्लास के सभी मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास में फ्रेंड घोषित कर दिए जाए तो वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें फ्रेंड क्लास कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक क्लास एक्स के मेंबर ए के लिए पॉइंटर को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो इसे हम परिभाषित करते हैं, ऑप्शन नंबर 4, इंटीजर एक्स डबल कॉलन इंटू पी इक्वल हो जाएगा @ एंड एक्स डबल कॉलन ए। एक्स डबल कॉलन इंटू का अर्थ है यहाँ पे क्लास एक्स के मेंबर के लिए पॉइंटर, और एंड एक्स डबल कॉलन एक्स इंटू का अर्थ हो जाएगा एक्स के मेंबर ए का एड्रेस। ये जो सिंबल है ये हमारा एड्रेस को बताने का काम करता है, ये जहाँ भी दिया होता है तो वहाँ एड्रेस को बताता है। निम्न में से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डेटा व फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है? तो ये रखता है क्लास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कौन सा विशेष प्रकार का मेंबर है? मेंबर है वो फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, तो ये आता है डिस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाता है जब उसे क्लास से ऑब्जेक्ट घोषित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी कंस्ट्रक्शन फंक्शन की विशेषता है? तो कंस्ट्रक्शन फंक्शन की विशेषता ये तीनों ही है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है, ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित होने चाहिए, और इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दो चर दिए हुए हैं एक्स तथा वाई, इनके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन पॉइंट को परिभाषित करने का प्रारूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका प्रारूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉइंट कॉलन पॉइंट वाइड एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा सेमीकोलन वाई इज इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डेटा मेंबर एक्स और वाई को शून्य से ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट नहीं लेने वाले कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है? तो आर्ग्यूमेंट नहीं लेने वाले को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, यदि कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है तो उसे कौन सा कंस्ट्रक्टर कहा जाता है? तो अगर वो फंक्शन लेता है तो उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल किया जा सकता है, एक एक्सप्लिसिट कॉल और एक इम्प्लिसिट कॉल। किसी कंस्ट्रक्टर पॉइंट P को 10 और 20 मान को इनिशियलाइज करने का सही तरीका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही तरीका हमारे पास हो जाएगा, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट P इक्वल टू पॉइंट 10 और 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, या पॉइंट P 10 और 20 दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस एक आर्ग्यूमेंट के रूप में ले तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, यदि एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो तो इसे क्या कहा जाता है? अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कंस्ट्रक्टर पॉइंट इंटीजर a इंटीजर b इज इक्वल टू 0 में खत्म, पॉइंट t इज इक्वल टू 5, तो 5 मान किसे असाइन करता है? तो 5 मान करता है a को असाइन करेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, क्योंकि b का मान तो क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ, तो a को ही करेगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर पॉइंट a इज इक्वल टू 5 में खत्म, पॉइंट 7 से आर्ग्यूमेंट a का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास a का मान हो जाएगा 7।
यह तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जब वास्तविक पैरामीटर दिए जाते हैं तो वे बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को ओवरराइड कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के इनपुट किसके द्वारा दे सकते हैं हम? तो ये हम दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा। एक ऑब्जेक्ट में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्लास के ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए किस विशेष प्रकार के मेंबर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डिस्ट्रक्टर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, डिस्ट्रक्टर। निम्न में से कौन सी डिस्ट्रक्टर फंक्शन की विशेषता है? तो ये तीनों ही हो जाएंगी। डिस्ट्रक्टर नाम से पहले टिल्टेड एन चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यह आर्गुमेंट नहीं लेता है, वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कंपाइलर के द्वारा स्वतः ही कॉल होता है। निम्न में से कौन सा फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट की आवंटित मेमोरी को रन टाइम पर फ्री करता है? तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो होता है डिस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। डिस्ट्रक्टर फंक्शन में डिलीट ऑपरेटर से आवंटित मेमोरी को फ्री किया जाता है। निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट का टाइप नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर से संबंधित जो क्लास होती है उसका। एक कंस्ट्रक्टर है वो अपनी क्लास का रेफरेंस एक आर्ग्यूमेंट के रूप में ही ले सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। किसी ऑपरेटर को एक डेटा टाइप के लिए विशेष मीनिंग देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से यूजर डिफाइंड टाइप के दो वेरिएबल को जोड़ सकते हैं हम। C++ के प्रोग्राम में निम्न में से किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 4 को हम लोड नहीं कर सकते हैं। C++ में ऑपरेटर को छोड़कर, निम्नलिखित ऑपरेटर को छोड़कर से सभी को ओवरलोड कर सकते हैं। तो नहीं करने वाला एक तो हमने देख लिया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया ये। इसके अलावा क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है, इसे भी नहीं कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसे भी नहीं कर सकते हैं। और साइज ऑपरेटर को भी नहीं कर सकते हैं। तो क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, इन चार को छोड़ के बाकी सबको हम ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटर को अतिरिक्त अर्थ देने वाला फंक्शन है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑपरेटर फंक्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। मेंबर फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? तो ये लेता है एक, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है मेंबर फंक्शन है वो यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो बाइनरी के लिए तो लेता है लेकिन यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है ये। फ्रेंड फंक्शन बाइनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? तो फ्रेंड फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। कौन कौन से 2 आर्ग्यूमेंट हो गए हमारे पास? फ्रेंड फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट तथा बाइनरी ऑपरेटर के लिए ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ये अगर यूनरी की बात करता तो एक आर्ग्यूमेंट लेता और बाइनरी में ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। जबकि मेंबर फंक्शन था वो बाइनरी में ही लेता था, मेंबर फंक्शन में लेता ही नहीं था, यूनरी में लेता ही नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन में ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? तो ये नहीं कर सकते हम इक्वल को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो फ्रेंड फंक्शन में निम्नलिखित ऑपरेटर हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। एक तो इक्वल का जो साइन दिया है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को नहीं कर सकते हैं। फंक्शन कॉल ऑपरेटर जो ब्रैकेट है उसको फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो इन 4 को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। असाइंड ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, तो इन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर फंक्शन निम्न में से क्या होता है? तो ऑपरेटर फंक्शन है ये होता है, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चैप्टर है इनहेरिटेंस। C++ में पहले से तैयार क्लासों में नई क्लास बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। पहले से C++ में तैयार क्लासों में नई क्लास बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, C++ में किस क्लास को सुपर क्लास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेस क्लास को सुपर क्लास। C++ में किस क्लास को सब क्लास कहा जाता है? तो ये डिराइव्ड क्लास को हम
सब क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है C++ में क्लास का डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड है, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम प्राइवेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। विजिबिलिटी मोड बेस क्लास के फीचर को इनहेरिटेंस करने का तरीका होता है, ये प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है। बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली इनहेरिटेंस करने पर क्या होगा, तो इसमें बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट है किस प्रकार के इनहेरिटेंस में बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं, तो ये होगा हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। किस प्रकार के इनहेरिट में बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक मेंबर बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस में। पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। किस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होती है, तो ये होती है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। किस इनहेरिटेंस में एक क्लास को दूसरी डिराइव्ड क्लास से भी डिराइव किया जाता है, तो ये किया जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर सेकंड। जब एक क्लास में दो या दो से अधिक क्लासों के फीचर को इनहेरिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। दो से ज़्यादा है तो मल्टीपल कहलाएगा। नेक्स्ट है किस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास को दो या दो से अधिक डिराइव्ड क्लासों में इनहेरिटेंस किया जाता है, तो वो किया जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के प्रारूपों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो इसे हाइब्रिड कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा को हमने जोड़ दिया तो हाइब्रिड कहलाता है। नेक्स्ट है किसी प्रकार के बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर की एक ही प्रतिलिपि इनहेरिटेंट होती है, तो ये होती है वर्चुअल बेस क्लास की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है किसी क्लास को वर्चुअल घोषित करने के लिए क्या कीवर्ड उपयोग में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है वर्चुअल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। और इसका सिंटैक्स आप नीचे देख सकते हो, इस तरह से होता है। यदि किसी क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो उस क्लास को क्या कहा जाता है, तो उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन हो तो। बिना कथन के वर्चुअल फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसे प्योर फंक्शन कहते हैं। अगर एक ही नाम के फंक्शन बेस और डिराइव्ड दोनों क्लासों में प्रयोग किए जाते हैं तब वे बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डीबीएमएस की अवधारणाएं। फाइलों के एक सेट को स्टोर, पुनः प्राप्त और अद्यतन करने के लिए एक अब्स्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं लगातार क्वेश्चंस को बताए जा रही हूँ। इसमें आपका बिना कोई टाइम वेस्ट हुए, क्योंकि लास्ट टाइम है रिवीजन के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखने हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो हो, जिनमें आपका कम से कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सके। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा स्पीड भी अगर फास्ट हो रही है तो कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम में आपको स्पीड फास्ट करके ही देखना है। अगर नहीं फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन मिलता है। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इतने बड़े बड़े वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें इस तरह के और वीडियो बनाने का मन करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फाइल सिस्टम की हानि है, तो ये है हमारे पास डेटा रिडंडेंसी, डेटा एक्सेस फिडिलिटी या डेटा आइसोलेटेड। तो तीनों ही इसकी हानियां हैं हमारे पास। निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम का लाभ है, तो फाइल सिस्टम के लाभ की बात की जाए तो आसान डिजाइन होता है इसका, उन्नत संगठन होता है, प्रदर्शन में भी ये अच्छा होता है। तो ये तीनों ही इसके लाभ हैं। नेक्स्ट है हायरार्किकल में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो हायरार्किकल में सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, जिसको 1 बिट होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। डेटा हायरार्की में कैरेक्टर का समूहीकरण क्या होता है,
तो डेटा हायरार्की में कैरेक्टर का समूहीकरण है वो फील्ड कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। डेटा हायरार्की में फील्ड का समूह है क्या कहलाता है? तो फील्ड का समूह आपको कहलाएगा डेटाबेस, रिकॉर्ड। डेटा हायरार्की में जो फील्ड का समूह है वो रिकॉर्ड कहलाता है। एक रिकॉर्ड में फील्ड होते हैं और प्रत्येक फील्ड एक एंटिटी के गुणों का वर्णन करते हैं। डेटा हायरार्की में रिकॉर्ड का समूह है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम फाइल कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। निम्न में से कौन सी कंपनी वाणिज्यिक डीबीएमएस का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी कंपनी है? तो वो हो जाएगी ओरेकल भी करती है, आईबीएम की करती है, माइक्रोसॉफ्ट भी करती है। इसके अलावा साइबेस होगी, इन्फॉर्मिक्स होगी, तो ये सारे वाणिज्यिक डीबीएमएस का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक डीबीएमएस का उदाहरण है? तो वाणिज्यिक डीबीएमएस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? DB2 हो गया, एक्सेस हो गया, अडेप्टिव सर्वर हो गया, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो 8i, 9i, 10g, DB2 ये यूनिवर्सल सर्वर हैं। यूनिवर्सल सर्वर हुआ, एक्सेस हुआ, SQL सर्वर हुआ, अडेप्टिव सर्वर हुआ, डायनेमिक सर्वर आदि सारे के सारे क्या हैं? वाणिज्यिक डीबीएमएस के ही एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस उत्पाद है वो IBM द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? DB2, IBM द्वारा किया गया है DB2। अब i8 की बात करें तो ये ओरेकल द्वारा किया गया है, एक्सेस है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, और जो अडेप्टिव सर्वर है ये एसबेस द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस उत्पाद है वो ओपन सोर्स है? तो कौन सा डीबीएमएस उत्पाद है? तो MySQL है, ये ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट है, डीबीएमएस का कौन सा लेवल डेटा को संग्रहित रखने तथा कुछ डेटा को छुपाने में मदद करता है? तो ये करता है अब्स्ट्रैक्शन लेवल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। जो अब्स्ट्रैक्शन लेवल है ये डेटा को संग्रहित रखने और डेटा को छुपाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, डीबीएमएस का कौन सा लेवल संग्रहित रिलेशन को निर्दिष्ट करता है? तो फिजिकल लेवल है वो हमारा इसको करता है। यह लेवल यह रिलेशन की गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल सहायक डेटा संरचनाओं को भी निर्दिष्ट करता है। डीबीएमएस का कौन सा लेवल संग्रहित डेटा और उन डेटा के बीच का संबंध का वर्णन करता है? तो ये करता है लॉजिकल लेवल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, डीबीएमएस का कौन सा लेवल उपयोगकर्ता के लिए अधिकृत पहुंच की अनुमति देता है? तो ये देता है व्यू लेवल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर। डेटाबेस में एक फिजिकल तथा लॉजिकल लेवल होता है, परंतु व्यू लेवल है वो कई सारे हो सकते हैं। फिजिकल और लॉजिकल तो एक एक लेवल होंगे, लेकिन व्यू बहुत सारे हो सकते हैं। डेटा का डेटा मॉडल के संदर्भ में एक विवरण क्या कहलाता है? तो ये स्कीमा कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। डेटा को तार्किक रूप से संचरित करने का स्प्रेफिकेशन स्कीमा कहलाती है, और रिलेशनशिप मॉडल में स्कीमा का जो प्रारूप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आप देख पा रहे हो। रिलेशनशिप नेम हुआ, फील्ड 1 कॉलन फील्ड टाइप, फिर फील्ड n, यहाँ पहले फील्ड का नाम आएगा फिर उसके बाद में टाइप का नाम आएगा, तो इस तरह से चलता जाएगा। समय के किसी भी विशेष क्षण पर स्कीमा की सामग्री की प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है इंस्टेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इंस्टेंस। इंस्टेंस का मान है वो तेजी से बदलता है लेकिन हमेशा स्कीमा को अनुरूप होता है। नेक्स्ट है, डेटाबेस से डेटा की पुनर्प्राप्ति के लिए तथा डेटा को अपडेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये DML का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। डेटा स्कीमा को निर्दिष्ट करने के लिए DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। DDL की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ये होती है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए हमारे इसमें? पहला हो जाएगा हमारे पास नॉन प्रोसीजरल और एक प्रोसीजरल, 2 टाइप होते हैं। डेटाबेस के किस भाषा में डेटा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पेसिफाइड करना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोसीजरल DML। नॉन प्रोसीजरल DML में केवल डेटा को ही स्पेसिफाई किया जाता है, प्रक्रिया को नहीं किया जाता है, जबकि प्रोसीजरल में प्रक्रिया को भी किया जाता है। नेक्स्ट है, एक DBMS को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो एक DBMS को हम उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर, आर्किटेक्चर के आधार पर और डेटा मॉडल तीनों के आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ।
निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का प्रकार है? तो पदानुक्रम डेटाबेस भी हो गया, नेटवर्क भी हो गया, संबंध परक भी हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्रकार हैं डीबीएमएस के। नेक्स्ट है डेटा पर प्रतिबंध और संबंध के अर्थ का वर्णन करने के लिए अवधारणाओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं डेटा मॉडल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, डेटा मॉडल। पदानुक्रम, नेटवर्क, संबंध परक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या कहलाते हैं? डेटा मॉडल कहलाते हैं। पहला पदानुक्रमित डीबीएमएस कौन सा था? तो पहला पदानुक्रमित डीबीएमएस था वो था IMS, जो 1968 में जारी किया गया था। पदानुक्रमित डीबीएमएस को किस प्रकार के संबंध के मॉडल के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसे हम करते हैं 1 to many के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क डेटा मॉडल में किस प्रकार का संबंध होता है? तो नेटवर्क डेटा मॉडल में मैनी टू मैनी प्रकार का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कौन सा डेटा मॉडल डेटा के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है संबंध परक डेटा मॉडल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ER आरेख में एंटिटी के सेट का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? तो ये करता है आयत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। दीर्घवृत्त के लिए कौन सा करता है? तो ये दीर्घवृत्त है, ये एट्रीब्यूट का प्रतिनिधित्व करता है। डायमंड है वो रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। आयत है वो किसका? ER आरेख में एंटिटी के सेट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दीर्घवृत्त है वो एट्रीब्यूट का कर रहा था, और डायमंड है वो रिलेशनशिप का कर रहा है। अब ER आरेख में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का प्रतीक क्या होता है? तो मल्टी वैल्यू का होता है डबल दीर्घवृत्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, डबल दीर्घवृत्त। लाइन की बात करें तो ये एंटिटी के सेट और रिलेशंस के सेट के बीच संबंध को बताता है। डबल लाइन है ये टोटल भागीदारी कितनी है उसको बताता है। डबल आयत है ये कमजोर एंटिटी सेट को बताता है। नेक्स्ट हो जाएगा वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट को ER आरेख में क्या कहा जाता है? तो इसको एंटिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, एंटिटी। एक एंटिटी अन्य वस्तुओं से अलग पहचान होती है, जैसे क्लास हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सब। समान ऑब्जेक्ट के लिए एंटिटी का संग्रह क्या कहलाता है? तो समान ऑब्जेक्ट के लिए एंटिटी सेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा एंटिटी के एट्रीब्यूट का प्रकार है? तो एंटिटी के एप्टीट्यूड का प्रकार है वो साधारण भी हो सकता है, समग्र भी हो सकता है, तो ये दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टूडेंट एंटिटी के समग्र एट्रीब्यूट का उदाहरण है? तो एंटिटी के समग्र एट्रीब्यूट के उदाहरण की हम बात करें तो ये हो जाएगा नेम एट्रीब्यूट में फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है एक एंटिटी के किस प्रकार के एट्रीब्यूट के एक से अधिक मान होते हैं? तो ये बहुमान एट्रीब्यूट के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट जन्म दिनांक किस प्रकार का एट्रीब्यूट होगा? तो ये होगा डिराइव टाइप का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मान बहुमान एट्रीब्यूट से अभिकलन किया जा सकता है। एक ही प्रकार के रिलेशनशिप का सेट है वो क्या कहलाता है? तो वो रिलेशनशिप सेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ER मॉडल डेटा पर किस प्रतिबंधों का वर्णन करता है? तो ER मॉडल डेटा टाइप है वो की प्रबंध का भी करता है, मैपिंग कार्डिनोलिटी का भी करता है, भागीदारी का भी करता है, तो ये इन सभी का करता है। निम्न में से कौन सा प्रतिबंध एंटिटी की द्वितीय रूप से पहचान करता है? तो द्वितीय रूप से पहचान है वो की प्रतिबंध करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है जब दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट का उपयोग एक की के रूप में करते हैं तो वह कौन सी कुंजी कहलाती है? तो वो समग्र कुंजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। उदाहरण के लिए केवल नेम या एड्रेस है वो अकेले छात्र की पहचान नहीं कर सकता, परंतु एक साथ की पहचान कर सकते हैं, परंतु एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट का एक न्यूनतम सेट जो अद्वितीय रूप से एक एंटिटी की पहचान करता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। निम्न में से कौन सा मैपिंग कार्डिनोलिटी प्रतिबंध का प्रकार है? तो ये हो जाएगा 1 to 1 भी होता है, 1 to many भी होता है, और many to 1 भी होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एक स्टूडेंट
तथा एक क्लास में किस प्रकार का संबंध होता है। तो एक स्टूडेंट और एक क्लास में है, वो किस प्रकार का संबंध होगा, तो वो मैनी टू वन होगा। मैनी टू, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं एक क्लास में, लेकिन क्लास तो एक ही है, तो वो हो जाएगा मैनी टू वन, ऑप्शन नंबर सेकंड। 43 हम देखते हैं, एक टीचर तथा एक सब्जेक्ट में किस प्रकार का संबंध होगा। तो एक टीचर और एक सब्जेक्ट में वो 1-to-1 होगा, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक एंटिटी के लिए एक रिलेशनशिप में भागीदारी प्रतिबंध में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, टोटल भी हो सकते हैं और पार्शियल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के एंटिटी सेट को अद्वितीय रूप से इसके एट्रीब्यूट द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। तो ये हो जाएंगे वीक एंटिटी को। अगर एंटिटी बहुत वीक होगी तो एट्रीब्यूट पहचान ही नहीं पाएंगे। एक खराब डेटाबेस में निम्न में से कौन सी विसंगतियां होती हैं। तो खराब एट्रीब्यूट में अपडेट भी होता है, इंसर्शन भी होता है, डिलीशन भी होता है, तो ये सारी प्रकार की होती हैं। डेटाबेस की विसंगति को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस प्रक्रिया में दिए गए रिलेशन स्कीमा की जांच है वो कुछ नॉर्मल फॉर्म्स के आधार पर की जाती है। निम्न में से कौन सा नॉर्मलाइजेशन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अनुपयोगी डेटा को नष्ट करना और डेटा संग्रह का तार्किक करना, दोनों ही नॉर्मलाइजेशन के उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स का तरीका है। तो नॉर्मल फॉर्म्स का तरीका है वो 1NF भी होता है, 2NF भी होता है, BCNF भी होता है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे नॉर्मल फॉर्म्स का। नॉर्मल फॉर्म्स कितने प्रकार के थे। 1NF का मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BC नॉर्मल फॉर्म, तो ये सारे के सारे इसी के तरीके हैं। किस नॉर्मल फॉर्म में प्रत्येक फील्ड केवल ऑटोमिक मान रखता है। तो किस नॉर्मल फॉर्म में केवल ऑटोमिक मान रखता है। तो ये रखता है 1NF में। 1NF में कोई सूची और सेट नहीं होते हैं, सिर्फ ऑटोमिक मान होते हैं। किस नॉर्मल फॉर्म में टेबल का प्रत्येक एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी कुंजी पर निर्भर करता है। तो ये करता है 2NF में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, 2NF में। यदि कोई कॉलम केवल प्राइमरी कीज के एक भाग पर निर्भर करता है तो टेबल 2NF में विफल हो जाती है। नेक्स्ट है, 3NF में निम्न में से किस शर्त का पालन होता है। तो 3NF में है वो FD के दाईं तरफ के एट्रीब्यूट रिलेशन स्कीमा की का पार्ट है। FD के दाईं तरफ के, अगर 3NF है तो FD के दाईं तरफ के एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन स्कीमा की का पार्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म का सबसे अधिक प्रतिबंध है। तो सबसे अधिक प्रतिबंध हो जाएगा 2NF, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास रिलेशन डेटाबेस की अवधारणाएं। डेटाबेस में रिलेशन किसे कहा जाता है। तो डेटाबेस में रिलेशन कहते हैं टेबल को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। डेटाबेस में कॉलम स्तंभ को फील्ड कहा जाता है, मतलब कॉलम को फील्ड कहते हैं, और रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। डेटाबेस की किसी फील्ड की पैरामिड्स वैल्यू सेट को क्या कहा जाता है। कोई भी फील्ड मतलब कॉलम की जो पिरामिड वैल्यू सेट है उसको क्या कहा जाता है। तो वो ऑलरेडी अपन ने देख लिया, उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उदाहरण के लिए नेम, फील्ड नेम के लिए सभी नामों का सेट डोमेन होता है। डेटाबेस में डेटा कंस्ट्रक्ट्स कहाँ हो सकते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो कॉलम में भी हो सकते हैं या टेबल लेवल में भी हो सकते हैं, स्तंभ लेवल में और टेबल लेवल दोनों में हो सकते हैं। टेबल में डेटा की एंट्री की सीमा को निर्धारित करना ही क्या कहता है, कहलाता है डेटा कंस्ट्रक्ट्स कहलाता है। निम्न में से कौन सा कंस्ट्रेंट्स एक रिलेशन वाला होता है। तो ये होता है नॉट नल भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, तो ये सारे ही हो सकते हैं। चेक कंस्ट्रक्ट को किस डिक्लेरेशन पर लगा सकते हैं हम। तो इसे हम डोमेन रिलेशन डिक्लेरेशन पे भी लगा सकते हैं और रिलेशनशिप पे भी लगा सकते हैं। चेक कंस्ट्रक्शन को रिलेशन डिक्लेरेशन पर लगाया जाता है तो टपल सभी शर्तों को पूरा करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन किसी भी टेबल में कोई 2 रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से रोकता है। तो ये रोकता है एंटिटी इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। एक डेटाबेस में 2 टेबल में कुछ एट्रीब्यूट वैल्यू एक समान हो तो ये शर्त क्या कहलाती है। तो ये शर्त कहलाती है रेफरेंशनल
इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की सुनिश्चितता फॉरेन की के द्वारा भी की जा सकती है। इनमें से कौन सा एसक्यूएल का भाग है? तो एसक्यूएल का भाग हमारे पास डीडीएल भी है, डीएमएल भी है, डीसीएल भी है, तो ये सारे के सारे ही हमारे पास एसक्यूएल के भाग हैं। निम्न में से कौन सी एसक्यूएल की विशेषता है? तो सारे की सारी, ये गति भी हाई होती है, सीखने की सुविधा भी होती है, परिभाषिक मान भी होता है। एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा बेसिक डोमेन टाइप होता है? तो न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और डेट टाइम भी हो सकता है, तो ये सारे ही हो सकते हैं। मुख्य रूप से उपयोग करने के लिए एसक्यूएल के सभी बिल्ट इन डोमेन टाइप होते हैं। एसक्यूएल के न्यूमेरिक डेटा टाइप में शामिल है, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर भी होता है, स्मॉल इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है, इसके अलावा टीनी इंटीजर भी होता है, डबल डेटा भी होता है, तो ये सारे इसके टाइप है। एसक्यूएल के डेट एंड टाइम डेटा टाइप में शामिल क्या होता है? तो इसमें डेट शामिल होती है, डेट और टाइम भी होता है, और टाइम भी होता है, तो तीनों ही हो गए यहाँ पे ऑप्शन। और इसकी जो ये लिखा जाता है वो सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर डेट लिखी जाती है। तो ये तो डेट और टाइम लिखने के लिए पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड लिखी जाती है। एसक्यूएल की किसी भाग को क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है? तो एसक्यूएल का कोई भी भाग को क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, तो वो है डीएमएल। डीएमएल को कहा जाता है क्वेरी लैंग्वेज। डीएमएल का उपयोग वह डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीवल करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल का कौन सा भाग डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा तथा डेटा को मैनिपुलेशन के अधिकारों से संबंधित है? तो ये है डीसीएल। डीसीएल में कमेंट, रोल बैक, ग्रांट, रिवॉक कमांड, ये सारी कमांड्स आती हैं। एसक्यूएल में वेयर, WHER वेयर क्लोज के साथ किस लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये हम एंड का भी कर सकते हैं, और का भी कर सकते हैं, नॉट का भी कर सकते हैं। वेयर क्लास में तुलनात्मक ऑपरेटर्स होते हैं, तो एंड और नोट सारे तुलनात्मक ऑपरेटर ही हैं हमारे पास। एसक्यूएल डेटाबेस में अन्य यूजर को डेटाबेस तक पहुंचने की सहमति किस कमांड से दी जाती है? तो ये दी जाती है हमारी ग्रांट कमांड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ग्रांट कमांड। एसक्यूएल की किस कमांड से किसी ऑब्जेक्ट से सहमति वापस ली जाती है? तो ये हो जाएगा रिवॉक कमांड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, रिवॉक कमांड। नेक्स्ट है एसक्यूएल डेटाबेस में किए गए सभी बदलावों को स्थायी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कमिट का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, कमिट। माई एसक्यूएल में हमेशा ऑटो कमिट मोड एक्टिव रहता है। निम्न में से कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर है? तो ये तीनों के तीनों एसक्यूएल ऑपरेटर हैं। कंपैरिजन भी है, अर्थमेटिक भी है, लॉजिकल भी है, तो ये सारे हैं। एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट, एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट नेम फॉर टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 एंड सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 4000 का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा कि वो जो सैलरी है 4000 से 5000 तक की सैलरी वाले टीचर का नाम लिखना है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड के लिए दोनों शर्तें पूरी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है एसक्यूएल के किस ऑपरेटर के द्वारा एक मान की किसी सूची के सभी मानों से तुलना कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा ऑल। ऑल ऑपरेटर से हम सभी मानों की तुलना कर सकते हैं। एनी है वो किसी सूची के किसी एक मान की तुलना करने के लिए होता है। एसक्यूएल के लाइक ऑपरेटर में पैटर्न का विवरण देने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अंडरस्कोर का भी कर सकते हैं और परसेंटेज का भी कर सकते हैं, दोनों का ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, थर्ड। एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा सेट ऑपरेशन होता है? तो एसक्यूएल में है यूनियन भी होता है, यूनियन ऑल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, तो ये सारे हो जाते हैं। तो सेट ऑपरेशन ऑपरेटर रिलेशन पर ऑपरेट करते हैं, जो यूनियन, यूनियन ऑल, इंसर्ट और एक्सपेक्ट, ये सारे के सारे होते हैं। किस ऑपरेटर का उपयोग दो या दो से अधिक सिलेक्ट कथन के परिणाम को संयुक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है यूनियन ऑपरेटर का। यूनियन ऑपरेटर है, इसका उपयोग पंक्तियों को हटाकर परिणाम देता है, और यूनियन ऑल है वो पंक्तियों को, ये ऑपरेटर डुप्लीकेट पंक्तियों को नहीं हटाता है, सबका परिणाम देता है। किसी ऑपरेटर से दो या दो से अधिक डेटा सेट का उभयनिष्ठ मान
निकाला जाता है तो वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये हम निकालते हैं इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटर है जो दो डेटा सेट में से पहले सेट की वह पंक्ति परिणाम में देता है जो दूसरे सेट में नहीं है? तो वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का 4। नेक्स्ट है एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा डेट व टाइम फंक्शन होता है? तो डेट और टाइम फंक्शन है वो ऐड डेट से भी बता सकते हैं, ऐड टाइम से भी बता सकते हैं, या CURD डेट से भी बता सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं इसके बताने के। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा 27 में। यहाँ आप देख पा रहे हो उपरोक्त के इसके अलावा एसक्यूएल में इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं वो QUR टाइम हो गया, डेट अंडरस्कोर सब हो गया, नव हो गया, स्टार टू डेट हो गया। तो ये सारे भी डेट और टाइम को बताने के लिए होते हैं। निम्न में से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन वर्तमान में डेट रिटर्न करता है? तो डेट रिटर्न करने का काम करता है CUR डेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये डेट रिटर्न का काम करता है। ऐड डेट है, डेट को ऐड करने का काम करेगा। ऐड सब डेट है, वो दो डेट को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल का नव फंक्शन है वो हमें क्या परिणाम देता है? तो एसक्यूएल का नव है ये हमें वर्तमान की डेट और टाइम को बताता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल का कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन बाएं छोर के कैरेक्टर का संख्यात्मक मान देता है? तो ये देता है ASCII कोड, ASCII का फलन जो है वो देता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बिन एन है, ये n नंबर बाइनरी वैल्यू की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। बिट लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है वो बिट में बताता है। कैरेक्टर n है, वो n का इंटीजर मान तथा उसका स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट देता है। माई एसक्यूएल में 0 व 1 के बीच कोई भी संख्या बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है RAND फंक्शन का। RAND फंक्शन में या तो 0 और बीच, इस फंक्शन में 0 व 1 के बीच रैंडम संख्या देता है ये। नेक्स्ट है किस फंक्शन से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो हमें किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो वहाँ हम स्क्वायर का यूज करते, स्क्वायर रूट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा SQRT। निम्न में से एसक्यूएल का न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा है? तो एसक्यूएल का न्यूमेरिक फंक्शन है वो ABSV भी हो जाएगा, GRE ग्रेटेस्ट N1 से N2 ये भी हो जाएगा, इंटरवल N1 N2 ये भी हो जाएगा। तो ये तीनों ही हो जाएंगे। ABSV है ये पूरी वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट N1 N1 है ये अधिकतम मान बताता है, और इंटरवल वाला ये n मान की सूची से तुलना करता है। माई एसक्यूएल में कितने प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? तो इसमें हमारे पास 5 प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, ये 5 प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन है वो अधिकतम मान को देता है? तो मैक्सिमम है ये अधिकतम मान को देता है। एवरेज औसत को बताता है, सम योग को बताता है, और मिनिमम है ये न्यूनतम मान को बताता है। एसक्यूएल में किस क्लोज का उपयोग से नाम बदल सकते हैं? तो ये हम बदल सकते हैं AS क्लोज से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट AS क्लोज से। एसक्यूएल में किसी भी रिलेशनशिप का या रेट्रीब्यूट का नाम बदल सकते हैं हम। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट या किसी रिलेशनशिप का, तो उसका ये हमारे पास फॉर्मेट है। एसक्यूएल में कौन सा कीवर्ड 2 या 2 से अधिक रिलेशन को जोड़ने के काम आता है? तो 2 या 2 को अधिक जोड़ने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एसक्यूएल में यदि कोई क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी नेस्टेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सब क्वेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सी एसक्यूएल खंड नहीं है? तो कंडीशन है ये एसक्यूएल का खंड नहीं है, बाकी तीनों है। सिलेक्ट हो गया, फॉर्म हो गया, वेयर होगा, ये एसक्यूएल के खंड है हमारे पास। एसक्यूएल फंक्शन काउंट क्या है? तो एसक्यूएल फंक्शन का जो काउंट है वो क्या कहलाएगा? तो वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और कोई संख्या भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है PL या एसक्यूएल के आधार बिंदु। PL एसक्यूएल में PL का पूरा नाम यहाँ पे क्या है? तो PL का पूरा नाम है प्राइम लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, प्राइम लैंग्वेज। और इसका निर्माण PL एसक्यूएल का निर्माण है ये ओरेकल कंपनी द्वारा किया गया था। PL एसक्यूएल के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन सा? घोषणा, लागूकरण और अपवाद।
PL/SQL का कौन सा भाग अनिवार्य होता है? तो लागूकरण भाग जो होता है ये अनिवार्य होता है। लागूकरण को कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन भाग है वो बिगन कीवर्ड से शुरू होता है तथा एंड कीवर्ड से ये अंत होता है इसका। PL/SQL के किस खंड में कर्सर घोषित किया जाता है? तो किस खंड में किया जाता है? तो ये घोषणा खंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, घोषणा। घोषणा भाग अनिवार्य नहीं होता है, ये भाग डिक्लेयर कीवर्ड से आरंभ होता है। इसके बाद में कांस्टेंट, रिकॉर्ड, वेरिएबल तथा कर्सर्स को घोषित किया जाता है। PL/SQL में लागूकरण भाग में होता है, तो लागूकरण भाग में क्या होता है? लागूकरण भाग है ना, एग्जीक्यूशन भाग में क्या होता है? तो इसमें हो जाता है लूप भी होता है, सशर्त कथन भी होता है, एसक्यूएल कथन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। PL/SQL का कौन सा भाग प्रोग्राम में त्रुटियों के संचालन में उपयोग लाया जाता है? तो इसमें हम अपवाद भाग को लेके आते हैं। अपवाद भाग है वो एक्सपेक्शन कीवर्ड से आरंभ होता है हमारे पास। निम्न में से कौन सी PL/SQL की विशेषता है? तो PL/SQL की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। प्रोग्राम खंड का जो भाग होता है उसको हम बिगन से शुरू करते हैं, प्रत्येक कथन को सेमीकोलन से समाप्त किया जाता है और प्रोग्राम खंड के अंत में फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है। PL/SQL में आंकड़ों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा स्थान देते हैं? तो ये हम देते हैं फ्लैश ऑर्डर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, प्लेस ऑर्डर। PL/SQL वेरिएबल की घोषणा करने का प्रारूप क्या है? तो इसका प्रारूप वेरिएबल नेम डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम डेटा टाइप के बाद में नॉट नल वैल्यू, तो ये दोनों ही इसके ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नल वैल्यू वेरिएबल की व्याख्या करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है PL/SQL में कांस्टेंट की घोषणा करने का प्रारूप क्या होता है? तो कांस्टेंट की घोषणा करने का प्रारूप हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट डेटा टाइप और वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कांस्टेंट कीवर्ड का उपयोग है वो किसी भी स्थिर मान की घोषणा के लिए किया जाता है। सेट सर्वर आउटपुट ऑन को PSQL प्रोग्राम में कहाँ लिखा जाता है? तो इसे हम प्रोग्राम के शुरुआत में लिखते हैं। PL/SQL प्रोग्राम का निष्पादन ओरेकल इंजन में होता है, इसलिए सर्वर आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ती है हमें। PL/SQL में कितने प्रकार के लूप होते हैं? तो इसमें हमारे पास 3 प्रकार के लूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है और साधारण लूप होता है। PL/SQL में साधारण लूप किस कीवर्ड से आरंभ होता है? तो साधारण लूप है वो लूप कीवर्ड से ही आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साधारण लूप से बाहर निकलने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो साधारण लूप से बाहर निकलने के लिए हम करते हैं या तो एग्जिट का करेंगे या एग्जिट वहन का करेंगे, तो दोनों का ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अगर यदि एग्जिट के साथ एग्जिट वहन का प्रयोग नहीं किया जाए तो लूप का निष्पादन एक बार ही होता है। व्हाइल लूप का निष्पादन कब तक होता है? तो इसका निष्पादन जब तक शर्त सत्य नहीं होती तब तक होता रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास फॉर लूप का निष्पादन कब होता है? तो फॉर लूप का निष्पादन है ये जब तक लूप में लिखी गई संख्या पूरी नहीं हो जाती है तब तक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। SQL वाक्य के निष्पादन के समय बनने वाली अस्थायी कार्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, कर्सर। नेक्स्ट है कर्सर के द्वारा नियंत्रित सभी पंक्तियों का समूह है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम क्रियाशील समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। कर्सर एक से ज़्यादा पंक्तियों का नियंत्रण रख सकता है, परंतु एक समय में एक ही पंक्ति को क्रियान्वयन संभव हो पाता है। PL/SQL कर्सर है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतर्निहित कर्सर, दूसरा होता है बाह्य निहित कर्सर। निम्न में से किस कथन के निष्पादन के लिए अंतर्निहित कर्सर का प्रयोग किया जाता है? तो डिलीट के लिए किया जाता है अंतर्निहित का। DML कथन जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट, इनके निष्पादन में अंतर्निहित कर्सर का प्रयोग किया जाता है। तो ये DML के लिए किया जाता है सब में, और PSQL में हम किसका करते हैं? तो इसमें डिलीट का करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सॉरी इसमें चारों ही हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर हमारे पास इसमें 4 हो जाएगा। डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्निहित कर्सर का गुण होता है? तो अंतर्निहित कर्सर का गुण हमारे पास होता है मॉड्यूल फाउंड हो गया, या परसेंटेज रो काउंट हो गया, परसेंटेज आइस्कोपेन हो गया, तो ये तीनों ही इसके अंतर्निहित कर्सर के गुण होते हैं। अंतर्निहित कर्सर गुण में डीएमएल की संरचना क्रिया की स्थिति बनाते हैं। नेक्स्ट हो गया, बाह्य निहित कर्सर का वर्णन पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम के किस भाग में किया जाता है? तो ये किया जाता है घोषणा भाग में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, घोषणा भाग में। नामांकन पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम को एक या एक से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन करे तो वो क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं संग्रहित प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, संग्रहित प्रोसीजर। एक प्रोसीजर में एक बॉडी होती है। प्रोसीजर के किस भाग में प्रोसीजर का नाम होता है? तो प्रोसीजर का नाम है वो हेडर भाग में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, हेडर में प्रोसीजर का नाम होता है तथा पैरामीटर का नाम भी होता है हेडर में। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर की बॉडी में क्या होता है? तो पीएल एसक्यूएल की प्रोसीजर की बॉडी में घोषणा भाग भी होता है, लागूकरण भी होता है, अपवाद भी होता है, तो तीनों भाग होते हैं। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर की पैरामीटर है वो कितने प्रकार से दे सकते हैं? तो पैरामीटर को 3 प्रकार से दे सकते हैं। कौन कौन से हैं? इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर की बॉडी के प्रारंभ क्या लिखा होता है? तो इसके प्रारंभ में क्या लिखा होता है? तो ये लिखा होता है इज, IS, इज एवं बिगन के मध्य लिखा हुआ भाग ही घोषणा भाग कहलाता है। नेक्स्ट है, पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर का निष्पादन कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका निष्पादन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रोसीजरल के निष्पादन 2 प्रकार से होता है, एसक्यूएल प्रमोट के साथ साथ अन्य प्रोसीजरल में भी प्रोसीजर नाम से कर सकते हैं। किस नामांकन पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम में सदैव एक ही मान दिया जाता है? तो वो हो जाएगा फलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फलन प्रोसीजर के समान ही होता है, परंतु फलन में सदैव एक ही मान दिया जाता है। पीएल एसक्यूएल अपवाद संदेश के कितने भाग होते हैं? तो पीएल एसक्यूएल अपवाद जो संदेश है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो गए? 3 भाग होते हैं, टाइप ऑफ एक्सपेंशन, एन एरर कोड और एक मैसेज। पीएल एसक्यूएल में अपवाद के कितने भाग होते हैं? तो अपवाद के भी 3 भाग होते हैं, नेम सिस्टम, अननेम सिस्टम और यूजर डिफाइंड। नेक्स्ट है, पूर्व वर्णित एवं ओरेकल में नामांकित अपवाद है वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम नेम सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, डू अंडरस्कोर, डेटा अंडरस्कोर फाउंड तथा 0 डिवीजन नामांकन अपवाद के ये उदाहरण हैं। वे अपवाद तंत्र क्या कहलाते हैं जिन्हें ओरेकल की तरफ से नाम नहीं दिया जाता है? तो उन्हें अननेम्ड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, अननेम सिस्टम अपवाद कितनी प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वहन अदर का उपयोग करके और एक्सपेंशन कोड को नाम देकर। पीएल एसक्यूएल का कौन सा अपवाद तंत्र बाह्य निहित रूप से संचालित होता है? तो ये होता है यूजर डिफाइंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यूजर डिफाइंड अपवाद तंत्र को नाम के माध्यम से अपवाद खंड में संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम की किस संरचना का उपयोग डीएमएल वाक्यों के निष्पादन के समय किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रिगर्स का उपयोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ट्रिगर्स हैं ये स्वतः ही प्रयोग होते हैं। डेटाबेस ट्रिगर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्रिगरिंग, इन्वेंट, शर्त तथा गतिविधि। निम्न में से कौन सा पीएल एसक्यूएल ट्रिगर का प्रकार है? तो ट्रिगर का प्रकार हमारे पास रो लेवल भी होता है और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर भी होता है, तो दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। रो लेवल ट्रिगर है ये प्रत्येक पंक्ति को जोड़ने या हटाने पर एक घटना ट्रिगर होती है, जबकि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है ये प्रत्येक एसक्यूएल वाक्य के निष्पादन हेतु एक घटना ट्रिगर होती है। नेक्स्ट है, एसक्यूएल में सेलेक्टेड कथन के साथ किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सिलेक्टेड कथन के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। पीएल एसक्यूएल ट्रिगर निष्पादन पदानुक्रम में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले प्रयोग किया जाता है बिफोर वाक्य ट्रिगर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
फर्स्ट बिफोर वाक्य ट्रिगर। तो ये थी कंप्लीट 12th आरबीएससी की कंप्यूटर की बुक, जिसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा है। इससे पहले हमने 9th 10th 11th की बुक ऑलरेडी देख चुके थे। तो चारों बुक्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जिस स्टूडेंट ने ये चारों बुक कंप्लीटली पढ़ी हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अधीनस्थ बोर्ड का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए, साथ देने के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी एग्ज़ाम्स के बारे में आपको यहाँ अपडेट और नोट्स मिलते रहते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं। शारदा क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जहाँ से आप कोई भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सारी पीडीएफ जितने भी वीडियो मैंने बनाए सबकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा भी आपको कुछ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।